जय हिंद दोस्तों। आज फेसबुक में टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से अपना पूरा हो नहीं पाया था टॉपिक राष्ट्र और धर्म। जैसे काफ़ी बड़ा टॉपिक है कि इतनी जल्दी पूरा भी नहीं हो सकता, क्योंकि जितनी राष्ट्र के बारे में बात करें जीवन खत्म हो जाएगा अपना, लेकिन फिर भी इसकी बातें ख़त्म नहीं होगी और उतना ही धर्म की बातें करें तो मैं आपको जो फेसबुक लाइव पे अपनी जितनी चर्चा हुई थी उसके बाद जो आगे की चर्चा मैं बताने जा रहा था, उसमें फिर तकनीकी खराबी आने की वजह से आगे अपनी बात नहीं हो पाई, तो मैं उसके आगे की बात आपके सामने रख रहा हूँ। उसी जैसे पहले अपन ने धर्म, राष्ट्र और धर्म में जो अंतर होते हैं वो समझा था। अब इन दोनों की पूरकता के बारे में बात करेंगे कि इन दोनों में क्या क्या पूरकता है। तो उसी के विषय में हम आगे चर्चा करते हैं कि राष्ट्र और धर्म में क्या क्या पूरकता है। तो वही अपना रीजनिंग वाला मेथड रहेगा इसमें भी। ये बना लिया अपन ने, मान लो प्यारा सा राष्ट्र अपना, और ये बना लिया अपना प्यारा सा धर्म अपना। यहाँ पे रिलीजन से मतलब है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जितने भी धर्म अपने भारत में सहअस्तित्व अपन रह रहे हैं, सभी धर्मों को मिला के मैंने आर से इंडिकेट किया है, और उन धर्मों को मिला के मैंने एन से इंडिकेट किया है। तो अब इन दोनों की पूरकता से आप समझ सकते हैं कि जैसे ये था इन दोनों का डिफरेंस कि इन दोनों में क्या क्या अंतर है। अब अपन आते हैं इन दोनों में क्या क्या पूरकता है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया अपना प्यारा सा राष्ट्र, और ये हो गया अपना धर्म। ये तो इनमें हो गया अंतर कि इनमें दोनों में क्या क्या अंतर है। अभी बात करते हैं अपन इन दोनों में ये क्या क्या समानता है, जो ओवरलैपिंग हो रहे हैं अपने दोनों, इनमें क्या क्या समानता है। तो दोस्तों पहले तो यही समानता है कि इसमें हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख ये सब मिलते हैं तब इसका निर्माण होता है। अपने राष्ट्र की बात करें तो अपन जितने भी धर्म के लोग मिलके ही सब मिलते हैं तब ये हो सकता है। अब आप इसमें से किसी एक को भी हटा दो, राष्ट्र का निर्माण, खासकर इंडिया की बात कर रहे हैं अपन, भारत की, उसका निर्माण हो ही नहीं सकता। इन सबका सहयोग, सबके बलिदानों और सबसे मिलके, जैसे आप, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, आप सिख को हटा दो, सिख को हटा दोगे तो हिंदू धर्म की बात ही अधूरी रह जाएगी, क्योंकि वो सिख का जन्म ही इसलिए हुआ था राष्ट्र और हिंदू धर्म की रक्षार्थ। आप हिंदू को हटा दो, सबसे छोटे सबसे बड़े को भी हटा के देख लो, आप हिंदू धर्म को हटा दो तो इसकी राष्ट्र की परिभाषा में कहीं ना कहीं कमी रह जाएगी। क्योंकि आप पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेके गांधी जी, उनसे भी पहले अपने चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सब मिलके ही ये राष्ट्र निर्माण हुआ था। तो अब ये इसके आगे के चरण में अपन बात करते हैं कि इसमें ये क्या क्या पूरकताएं हैं। ये तो मैंने मोटा बताया कि आपको सब धर्म मिलके अपना राष्ट्र बने थे। अब पूरकता की, धर्म की और राष्ट्र की क्या पूरकता है। देखो फर्स्ट तो अपन आते हैं कि जो संविधान की नींव, जैसे अपना जो शासन व्यवस्था है देश में, किस तरह से शासन होगा, वो संविधान से चलता है कि संविधान के अकॉर्डिंग अपने देश में शासन चलता है। और मैंने आपको पहले बताया कि धर्म में चलता है गीता, वेद, पुराण, जो भी अपने ग्रंथ हैं, कुरान, बाइबल, इनके द्वारा धर्म का शासन चलता है। लेकिन जो संविधान निर्माताओं ने संविधान बनाया, तो संविधान की नींव में इन सभी धर्मों की विचारधाराओं को संविधान की नींव में रखा, और तभी अपना इतना सुंदर संविधान का निर्माण हो पाया। अब आप जैसे आप चाहे समानता का अधिकार ले लो या राष्ट्र सर्वोच्चता, कुछ भी ले सकते हैं आप। उस जो संविधान की नींव का आप
मैं ये नहीं बोल रहा कि आप पूरा संविधान नहीं पढ़ सकते, तो आप संविधान की प्रस्तावना से अपने को पता चल जाता है कि संविधान की नींव क्या है, संविधान निर्माताओं का दृष्टिकोण क्या है, वो क्या सोचते थे कि आगे वाले देशवासियों के लिए अपन कैसा संविधान के, उनकी मतलब छवि वगैरह सब प्रस्तावना से अपने को पता चल जाती है कि वो किस प्रकार के महान लोग थे। तो उस प्रस्तावना की नींव में यही है, यही है सभी धर्मों की विचारधाराएं। दूसरा, अपन इसकी पूर्वता के विषय में अगला टॉपिक है राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद, राष्ट्रवाद का, राष्ट्रवाद के बारे में थोड़ा सा मैं बताना चाहता हूँ कि राष्ट्रवाद, जैसे अपन सोवियत रूस की बात करें तो सोवियत रूस में जब यूएसएसआर था, सोवियत संघ की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, यूएसएसआर था, तो उन्होंने सभी अपने उपक्रमों पे सरकार का, उनके जितने भी उपक्रम थे उस पे प्रोडक्शन पे सरकार का अतिक्रमण था कि सरकार ही उपक्रम लगाती थी, सरकार ही प्रोडक्शन करती थी। तो उनमें जैसे उस टाइम पे यूएसएसआर में स्टालिन थे, तो स्टालिन ने प्रोडक्शन में सबसे ज्यादा किसको महत्व दिया कि जैसे स्पेस टेक्नोलॉजी, मतलब युद्ध के जो जितने भी सामान होते हैं उन्होंने, तो वो एक तरह से कट्टर राष्ट्रवाद का प्रतीक था। वो राष्ट्रवाद नहीं था, कट्टर राष्ट्रवाद था कि उसमें राष्ट्रवाद का वो दिखावा करते थे, लेकिन राष्ट्रवाद जैसा कोई तत्व उसमें शामिल नहीं था। जैसे अपन दूसरी तरफ आए थे, उसी दौर की बात कर रहा हूँ जब यूएसएसआर थे, अपन जापान की बात करते हैं। जापान ने जो औद्योगिक मॉडल चुना वो राष्ट्रवाद का प्रतीक था। उसमें जो भी प्रोडक्शन थे उसमें सरकार ने मदद की और अच्छा प्रोडक्शन करके वो आज देख ही रहे हो कि जापान की स्थिति क्या है। तो मैं इसके बारे में बात कर रहा था राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद का निर्माण की जो फर्स्ट सीढ़ी है वो अपने को धर्म की सीख से मिलती है। जैसे मैं अपना खुद एग्जांपल बताता हूँ कि मैंने सेना में भर्ती होने से पहले कभी संविधान की कोई किताब, छवि, किसी तरह के संविधान का मेरे लाइफ में कोई जिक्र नहीं था। बस इतना सुना था संविधान, बाकी इसके बारे में मेरे को कुछ नहीं पता था। मतलब पढ़ने की बात दूर, मैंने संविधान के नाम से कोई बुक ही नहीं देखी थी। जब मैं कॉमर्स का स्टूडेंट था पहले, तो वैसे ही आपको पता है कॉमर्स से मतलब 12th में भी नहीं देखने का मौका मिला। लेकिन मेरे को मैं 18 साल में ही मैंने आर्मी ज्वाइन कर ली थी, तो मेरे को वहाँ उससे पहले मेरे अंदर सीख थी कि देश की सेवा करना है, अपना कर्तव्य होता है। तो वो सीख मेरे को कहाँ से मिली? धर्म से। चाहे वो आप मंदिर जाओ, मस्जिद जाओ, गुरुद्वारा जाओ, वहां पे जो बच्चों में बेसिक सीख राष्ट्रवाद की डेवलप की जाती है वो धर्म के द्वारा ही सीख दी जाती है। पैदा होते ही तो संविधान का अध्ययन नहीं कर पाते अपन, या पैदा होते ही अपने को जो अपने स्वतंत्रता सेनानी थे उनके बारे में कुछ पता नहीं रहता, तो वो सीख यहीं से मिलती है। तो ये पूरकता का बहुत बड़ा एक पॉइंट है, राष्ट्रवाद का जन्म धर्म से होता है। तीसरी अपना पॉइंट है नैतिकता। दोस्तों पहले नैतिकता के बारे में आपको बताना चाहूंगा कि नैतिकता होती क्या है। नैतिकता उसे कहते हैं कि जो अपने सामाजिक मूल्य होते हैं, जिसमें अपनी संस्कृति से जुड़े हुए तत्व होते हैं, जो अपनी मान्यताएं होती है, समाज में रहने की मान्यताएं, जैसे महिलाओं और बच्चों का रेस्पेक्ट करना चाहिए, ये अपनी सामाजिक एक सांस्कृतिक मान्यता है। तो अगर आप उसको नकारोगे तो आप समाज आपको नकारने लगेगा। तो ऐसी ही मान्यताएं जिनको अपने व्यवहार में डालते हैं वो नैतिकता होती है। तो अब आप तो मैं बताता हूँ नैतिकता की शुरुआत धर्म से कैसे होती है। जैसे अपन स्कूल जाते हैं, टीचर्स हमें अपने टीचर्स हैं, गुरुजनगण अपने को बताते हैं कि सुबह उठना चाहिए, सभी को प्रणाम करना चाहिए, पूजा करना चाहिए, नहा धोना। तो वही नैतिकता का विकास होता है। मम्मी पापा अपने को बताते हैं, फिर दोस्त, अपने परिवारजन अपने को गलत कार्य करने से रोकते हैं। तो फर्स्ट नैतिकता का जो सीढ़ी होती है वो धर्म से ही निकलती है। अगर धर्म, अपन स्कूल तो बहुत बाद में जाते हैं, लेकिन धार्मिक क्रियाएं बचपन से अपने बड़े बुजुर्गों को देख के अपन करने लग जाते हैं। तो
ये सब धर्म से ही इसकी शुरुआत होती है। तीसरा अपना चौथा अपना बिंदु है एकता। जो धर्म राष्ट्र और धर्म में पूरकता है कि एकता की शुरुआत भी मैं धर्म से ही मानता हूं। जैसे आप कहीं का भी अपने विश्व में इतिहास में कहीं का भी उदाहरण उठा के देख लीजिए कि जहां पे धर्म का ह्रास हुआ है वहां पे एकता में कमी आई है, आपस में एकता में कमी आई, और जहां पे धर्म को बढ़ावा मिला है वहां पे एकता बढ़ी है। जैसे मैं अपने राजस्थान के समक्ष से एक उदाहरण पेश करना चाहूंगा कि अपने रामसा पीर है, गोवा जी है, वहां पे वार्षिक उत्सव होता है, वार्षिक मेला बढ़ता है, तो वहां पे हर धर्म हर समुदाय के लोग आते हैं। अपने ख्वाजा साहब हैं अजमेर, वहां पे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब जाते हैं। ऐसे ही उत्तर भारत के लोग उत्तर भारत के लोग दक्षिण भारत में जाते हैं, दक्षिण भारत के इधर आते हैं। हम अपन कामाख्या देवी जाते हैं, वहां से लोग यहाँ आते हैं। तो इससे अपन जाने से वहां जाने उनके यहाँ आने से संस्कृति का उनके साथ आती है, अपनी संस्कृति वहां जाती है, तो एकता का विकास होता है। वो लोग अपनी संस्कृति को जानते हैं, अपन उनको जानते हैं। तो एकता में सबसे बड़ा सहायक है धर्म। दोस्तों, आज मेरा टॉपिक ये था कि राष्ट्र और धर्म में पूरकता है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि राष्ट्र सर्वोच्च है, लेकिन इसको सर्वोच्च बनाने में धर्म का महत्वपूर्ण योगदान है। धर्म से ही हमको सीख मिलती है, और वो धर्म में यही सीख हमको सिखाई जाती है कि राष्ट्र सर्वोच्च है, और यही सीख सिखाई जाती है कि वंदन की भूमि है, अभिनंदन की भूमि है। अभी दोस्तों, ये राष्ट्र और धर्म के बारे में अपन ने जो चर्चा की, उसमें मेरे ख्याल से मेरे विचारों मैंने आपके सामने रखे, और मुझे लगता है जहां तक कि आपको ये चीज पता चली होगी कि राष्ट्र और धर्म क्या है, और इनकी पूरकता एक दूसरे से ही जुड़े हुए, एक दूसरे के बिना ये अधूरे हैं। अब मैं ये टॉपिक क्यों लेके आया उसके बारे में चर्चा करना चाहता हूँ कि जो हमने फर्स्ट हमारा वीडियो था इंटेलिजेंस के बारे में, वो हमने अपलोड किया, तब उसमें आप लोगों ने काफी सहयोग दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और उसमें कुछ लोगों ने अपनी तरफ से विषय सुझाए हमको कि आप इन विषय में चर्चा कीजिए। तो उन्होंने उनमें से किसी एक का विषय था कि सर आप इस पे चर्चा कीजिए। तो और इसको लाने का मेरा एक और औचित्य था कि कुछ दिनों पहले यूपी सरकार का आदेश था कि गाड़ियों पे जाति या कोई टाइटल लिखी हुई कोई गाड़ी नहीं होगी। तो मेरे हिसाब से मैं अपने विचारों में इसका स्वागत करता हूं कि हाँ, इससे भेदभाव बढ़ता है। लेकिन इसी आदेश को रेफरेंस देके कुछ लोग फेसबुक पे ऐसी चर्चाएं कर रहे थे कि वो एक सोल्जर्स की फोटो अपलोड करते थे, बोलते थे कि इनके सोल्जर्स पे जाति क्यों लिखी है, इनको भी हटाओ। तो मैं उस संबंध में ही आज ये मुख्यतः चर्चा का विषय रखने का मेन एजेंडा वही था कि मैं उस चीज को बताना चाहता था कि सेना में इस तरह के टाइटल्स क्यों रखे जाते हैं, वो उससे और इससे क्या अंतर है। देखिए सर, आप अगर गाड़ियों पे ऐसे जाती टिप्पणियां लगा के चलोगे तो मेरे ख्याल से भेदभाव होगा, एक दूसरे में अपन दूरियां बढ़ेगी। हाँ, अब मैं आता हूँ आपको सेना में ऐसा क्यों होता है। सेना में जैसे हम भी हर कई जगह सर्विस की, उस दौरान दूसरी कास्टों में भी जाके सर्विस की, लेकिन हमें वहाँ अनुभव ही नहीं हुआ कि हम ये अलग कास्ट है। हम केवल वहाँ पे सोल्जर के नाम से जाने जाते थे, और शाम होते होते थे पूरी एक थाली में कोई मराठी, कोई पंजाबी, कोई राजस्थान, एक थाली में पूरा भारत खाना खाता था। अब आते हैं जाति पे ये शोल्डर्स लगाने का क्या औचित्य है। शोल्डर्स और एक टाइटल जो जाति के आर्मी में लगाए जाते हैं, उनका एक उद्देश्य तो है कि जाति और जाति में जो पिछले अपने पूर्वज थे उनकी वीरता को अपन उपयोग करके अपनी बहादुरी को और उच्च स्तर पर लेके जाए। कि जैसे एक छोटा सा उदाहरण है कि
जैसे एक जाति का नारा मिलता है तो वहां पे उस जाति की रेजिमेंट को उत्साह आए और दुश्मन पे टूट पड़े, जैसे अपने पूर्वज किए थे। उन पूर्वजों का हवाला देके वो जोश बढ़ाने के लिए लिया जाता है, न कि भेदभाव के लिए। जैसे मैं अपने यादव जाति की बात करूंगा कि उनमें यादव रेजिमेंट्स होती हैं जो आर्टिलरी में होती हैं। उसमें उन्होंने दुश्मन की टैंक्स आ रहे थे तो उन्होंने टैंक्स को रोकने के लिए एक डेरा बाबा नानक ब्रिज को उड़ा दिया था। तो उनको वीर ही बोला जाता है और डेरा बाबा नानक उनको टाइटल दिया गया है इसी वजह से। जैसे जाट यूनिट होती है उसमें जैसे जाट यूनिट में जय भगवान जाट बलवान, तो हम भी वहां पे प्रेजेंट होते थे। तो हम अपने आप को एज ए जाट रिप्रेजेंट करते थे सबके सामने। हमें कभी ऐसे सोचा नहीं कि हम अलग है। तो वहां पे जाति टाइटल लगाने का आर्मी में यही कारण है कि वीरता को प्रदर्शित करें और वीरता को बढ़ावा मिले। बाकी ये कारण नहीं है कि ये भेदभाव वाली वहां पे कोई नहीं है। तो मेरे ख्याल से वो अलग मैटर है, ये अलग मैटर है, और उसको आपस में जोड़ना भी नहीं चाहिए। दोस्तों, आज अपना जो विषय था राष्ट्र और धर्म, मैंने अपने विचार रखे। मैं ये भी नहीं कह रहा कि आप इससे सहमत भी हो सकते हैं, असहमत भी हो सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से मैंने अपने जो मेरे आंतरिक मन में हमेशा यही विचार पहले थे और यही रहेंगे। और दूसरा मैं ये कहना चाहूँगा, जो हमने पिछली क्लास हमने अपलोड की थी इंटेलिजेंस, उसी के आगे के चरण में हमारा उसी चरण में आगे का बचा हुआ है ईआई, इमोशनल इंटेलिजेंस। वो हम जल्द यूट्यूब चैनल पे अपलोड करने की कोशिश करेंगे। हाँ, ईआई में मैं आप लोगों को ये बोलना चाहूँगा कि ये आरपीएससी और यूपीएससी के लिए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। साथ साथ में इसमें हमने ईआई वर्तमान में जो अपने युवा साथी हैं जो राजनीति में अपना भविष्य तराशते हैं, या सॉरी जो बिजनेसमैन हैं, जो नए बिजनेसमैन हैं जो अपना स्टार्टअप खड़ा कर रहे हैं, उन दोनों के लिए ये अगली क्लास हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसमें हम बताएंगे कि कैसे एक पॉलिटिकल लीडर अपनी स्किल्स को बढ़ा सकता है, कैसे एक बिजनेसमैन अपनी स्किल्स को बढ़ा सकता है। तो अगला जो लेसन रहेगा हम जल्द अपलोड करेंगे। ये आरपीएससी यूपीएससी के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और खासकर रिट जो नेक्स्ट आने वाली है। तो दोस्तों कुछ बने रहिएगा हमारे साथ में। और वो हमने इसका जो पहले का राष्ट्र और धर्म में अंतर का जो वीडियो हमने फेसबुक पे लाइव किया था, वहाँ पे तकनीकी खराबी के कारण आधा वीडियो हमको इस पे अपलोड करना पड़ा, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। बाकी आपका प्यार, उम्मीद करते हैं आपका प्यार इसी तरह मिलता रहेगा। जय हिंद, जय भारत।